हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 10th लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे सोशलिस्ट आइडियाज़ की, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ की एंड नेहरू रिपोर्ट, और इस दौरान हम साइमन रिपोर्ट को भी देखेंगे। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। एंड आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। 17 मार्च को ये क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है एंड ये 20 जून तक चलेगा, क्योंकि 27 जून को इस बार प्रीलिम्स है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, ठीक है। लास्ट में 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। डायनामिक एंड स्टैटिक दोनों पोर्शन को हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल एंड नोट्स अवेलेबल हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, संडे को हम सी सेट के लिए स्पेशल क्लासेस रख रहे हैं। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है सी सेट में, तो उन लोगों का ध्यान हमने रखा है। एंड सेकेंड संडे को हमारे स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जहाँ पे आप फैकल्टी से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी। हमारी फैकल्टी को यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी की डिफरेंट स्टेजेस का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो। तो दोस्तों, आप काफ़ी कुछ बेनिफिट ले सकते हैं हमारे इस क्रैश कोर्स से। एंड दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस क्रैश कोर्स को, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस क्रैश कोर्स का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये क्रैश कोर्स एकदम फ्री है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। शेड्यूल के लिए, रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए या फिर टेलीग्राम चैनल के लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था, इस लेक्चर के एंड में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, आप अपने जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आप रिवाइज कर सकें। तो दोस्तों, ये जो 20th सेंचुरी का 3rd डिकेड था, मींस 1920 से लेके जो 1930 के बीच का पीरियड था, इसको एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस दौरान एक तो जो इंडियन मासेस थे, मेनली जो पीजेंट्स थे, वो नेशनल मूवमेंट से जुड़ते हैं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इस दौरान काफ़ी सारे डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सब भी भारत में पनपती है। तो इसलिए इस फेज को, इस डिकेड को एक वाटरशेड मूवमेंट कहा जाता है। और ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों? सबसे पहली बात तो क्योंकि गांधी जी अपनी सत्याग्रह की फिलोसॉफी लेके मैदान में उतर चुके थे और काफ़ी लोग उनको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, इसलिए डिफरेंट आइडियोलॉजी सामने आती है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस थे, जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन 1970 हमने देखा था, तो उसका भी लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है और ये सब हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज़ की। दोस्तों, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? समाजवाद, ठीक है। और कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? साम्यवाद। एंड आई होप कि आपने ये दोनों चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में जवाहरलाल नेहरू एंड जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट करने लग गए थे। दोस्तों, लेफ्ट विंग क्या होती है? अगर आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पता हो, तो अगर हम एक स्पेक्ट्रम बनाएं, तो अगर यहाँ पे राइट विंग है और यहाँ पे आपका लेफ्ट विंग है, तो लेफ्ट विंग बेसिकली लिबरल्स होते हैं, ठीक है, उदारवाद होते हैं, ठीक है। जो राइट विंग होती है वो कंजर्वेटिव होती है। राइट विंग बात करती है हायरार्की की, ऑर्डर की, ट्रेडिशंस की बात करती है, जबकि लेफ्ट विंग बात करती है रिफॉर्म्स की, ठीक है। लेफ्ट विंग बात करती है फ्रीडम की, इक्वलिटी की, राइट्स की बात करती है। वहीं जो लेफ्ट विंग वाले लोग होते हैं, इनका ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए सोसाइटी में, इसीलिए हम देखते हैं भारत में काफ़ी सारी पीएसयूज बाद में बनती हैं, ठीक है। और जो राइट विंगर्स होते हैं, उनका ये मानना होता है कि गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं प्राइवेटाइजेशन में। अभी की जो
हम लोग देख रहे हैं कि कितना निजीकरण हो रहा है, तो एक राइट विंग फिलोसॉफी है, ठीक है। जबकि लेफ्ट वाले लोग क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके प्रति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और दोस्तों इनकी यूथ में काफ़ी अच्छी पकड़ थी, यूथ इनको अच्छे से फॉलो कर रहा था, इसलिए आप देखेंगे इस दौरान यूथ का रिएक्शन काफ़ी अच्छा होता है। हम देखेंगे आगे किस तरह से भगत सिंह पिक्चर में आते हैं, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों ये जो लेफ्ट विंगर्स थे, ये जो सोशलिस्ट थे, ये बेसिकली गांधीयन आइडियाज से डिससेटिस्फाइड थे। इनका ऐसा मानना था कि ये जो सत्याग्रह चल रहा है, इससे हमको हमारी आज़ादी नहीं मिलेगी, और हमारी आज़ादी मिलने के लिए हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा, ठीक है। ये स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स दोनों के अगेंस्ट थे, ठीक है। और ये हमेशा पूर्ण स्वराज की बात करते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे। अगर आप देखिए शुरुआत में कांग्रेस भी डोमिनियन स्टेटस की मांग करती थी, ठीक है। बट जिस सेशन में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उसी सेशन में गोल चेंज हो जाता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल बन जाता है। ये हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज़ का स्प्रेड होता है, और जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस उसके एक सिंबल बन जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, कम्युनिज्म मतलब क्या होता है? साम्यवाद। एंड आई होप दोस्तों आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी चेक करूं कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर हम इंडिया की बात करें, तो 1920 में ताशकंद, जो कि अभी उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, और उसको कौन बनाते हैं? एम.एन. रॉय। अब फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एम.एन. रॉय का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या रिलेशन था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है दोस्तों। और ये जो एम.एन. रॉय थे, ये कॉमिंटन की लीडरशिप के पहले इलेक्टेड बंदे भी थे दोस्तों। ये कॉमिंटन क्या थी? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ये भी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और इसका पर्पस क्या था? कम्युनिज्म को एडवोकेट करने के लिए इसका स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद है, वो पूंजीवादी मीन्स कैपिटलिज्म के एकदम विरोधी होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात थी कि जैसे यूएसए हुआ या ब्रिटेन हुआ, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, तो ये कम्युनिज्म को अपोज कर रही थी। तो जैसे ही ये जो कम्युनिज्म भारत में आता है, तो इनका सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1924 का कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी वाले में कि ये कब हुआ था, और इसमें ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इन सबको जेल की सज़ा होती है, और इन पे चार्ज क्या लगाया जाता है कि आप कम्युनिस्ट आइडियाज़ को फैला रहे हैं, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चलते इन पे ये केसेस होते हैं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1925 में, जहाँ पे कानपुर में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, और जिससे सीपीआई की फाउंडेशन इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देन उसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट केस आता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, और ये कब हुआ था? 1929 में। इसमें भी दोस्तों गवर्नमेंट जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं उनको सप्रेस करती है, उनको जेल में डाल देती है, और 31 लीडिंग कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट, इन सबको जेल में बंद कर दिया जाता है। और इसमें 3 फॉरेनर्स भी शामिल होते हैं, सारे इंडियंस नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें 3 फॉरेनर्स भी होते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों ये जो आइडियाज़ थे, ये वर्कर्स, जो पीजेंट्स थे, उन सब तक पहुंचते हैं। और फ्रेंड्स ये सब कांग्रेस के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कांग्रेस में आपको हर तरह की आइडियोलॉजी मिलती है, ठीक है। वहाँ पे एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है, हर तरह की आइडियोलॉजी आपको कांग्रेस में देखने को मिलती है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं यूथ की। मैंने आपको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये काफ़ी फेमस हो रहे थे, काफ़ी यूथ इनको फॉलो कर रहा था, और इस दौरान इंडियन यूथ में भी काफ़ी एक्टिविज्म होता है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी सारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, स्टूडेंट्स लीग्स वगैरह होती हैं। फॉर एग्जांपल अगस्त 1928 में ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होती है, और जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देन दिसंबर 1928 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की मीटिंग होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड फ्रेंड्स इसी फेज में, मतलब इन 10 सालों में, हमें पीजेंट एजुटेशन भी देखने को मिलता है। यूनाइटेड प्रोविंस की हम बात करें, आंध्रा में रंपा रीजन की हम बात करें, गुजरात में बारडोली सत्याग्रह 1928 में होता है, वो भी इसी फेज में होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको
आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अगुवाई की थी। दोस्तों तो आप गांधी जी से कंफ्यूज मत होना, गांधी जी वाला खेड़ा था, ठीक है, ये बारडोली सत्याग्रह है। और यहाँ पे जो लीडर थे वो थे वल्लभ भाई पटेल 1928। तो फ्रेंड्स हमने स्टूडेंट्स देख लिया, हमने पीजेंट्स देख लिया, अब हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन की। दोस्तों इस दौरान 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है 1920 में, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं लाला लाजपत राय और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी होते हैं दीवान चमनलाल। दोस्तों इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस दौरान काफ़ी सारी स्ट्राइक्स भी देखने को मिलती है, खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप में मिलती है, ठीक है, टाटा की फैक्ट्री में स्ट्राइक देखने को मिलती है। दोस्तों तो ये इवेंट्स बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कास्ट मूवमेंट की। इस डिकेड में काफ़ी सारे कास्ट मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि जस्टिस पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सत्यशोधक एक्टिविटीज़, ये हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। देन जो इजवास थे केरला वाला वो हो गया, यूनियन पार्टी, ये सब इस दौरान होते हैं। अंबेडकर, महर्स, ये भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होंगी। तो इस डिकेड में ये जो 10 साल थे इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, इसीलिए इस डिकेड को वाटरशेड मूवमेंट बोला जाता है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। तो दोस्तों जो ऐसे लोग थे, जो यंग लोग थे, जो कि गांधी की आइडियोलॉजी को समर्थन नहीं देते थे, ठीक है, जो उनकी जो मेथड्स थे पॉलिटिकल स्ट्रगल का, जिन पे उनको विश्वास नहीं था, ठीक है, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि इन सब पे भरोसा नहीं करते थे, वो वायलेंस की बात करते थे। और इसमें दो ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये पंजाब, यूपी और बिहार में था। और दूसरा जो था वो था युगांतर, अनुशीलन ग्रुप। फ्रेंड्स हमने देखा था एक तो अभिनव भारत महाराष्ट्र में, ये अनुशीलन ग्रुप है जो कि बंगाल में था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था चित्तगोंग रिवोल्ट ग्रुप, और उसके लीडर थे सूर्य सेन, ये था बंगाल में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके बाद ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी ये इतनी क्यों बढ़ जाती है। फ्रेंड्स ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका था, क्योंकि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसका सडन विड्रॉल हुआ था, लोग काफ़ी नाराज़ थे। एंड दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले भी जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थे उनको गांधी जी, उनको कांग्रेस ने काफ़ी समझाया था कि आप हमारे मूवमेंट को ज्वाइन करो, आप अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ दो। तो काफ़ी सारे लोग जो पहले ऑलरेडी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल थे वो इस मूवमेंट में शामिल हुए थे, ठीक है। बट जैसे ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ किया तो उनका भरोसा उठ गया, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि केवल वायलेंट मेथड से ही हम भारत को आज़ाद करवा सकते हैं, और यही चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जितने भी मेजर लीडर्स थे रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज़ के, ये सब लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसीलिए इन लोगों में काफ़ी गुस्सा था कि क्यों इसको मूवमेंट को इस फेज पे आके विड्रॉ किया गया। इन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने में काफ़ी सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस था। सबसे पहला दोस्तों ट्रेड यूनियनिज्म बढ़ रहा था, तो लोगों को लगा कि एक नई क्लास है जो कि हमारे मूवमेंट में शामिल हो रही है, तो हमें इसका फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन थी, जिससे सब लोग ऑलरेडी इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। नए नए ग्रुप्स सामने आ रहे थे, कम्युनिस्ट, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म को फॉलो करने वाले ग्रुप्स आ रहे थे, तो इससे भी इन लोगों को एक इन्फ्लुएंस मिलता है। देन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे, जर्नल्स थे जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप की बात करते थे, जैसे कि आत्मशक्ति, सारथी, बिजोली। दोस्तों इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, आत्मशक्ति, सारथी एंड बिजोली, तो आप उसमें लिखिएगा ये जर्नल्स हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स भी थी, जैसे कि बंदी जीवन, किसने लिखी थी, सचिन सान्याल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है पत्थर दाबी, और ये किसने लिखी थी, शरद चंद्र चटर्जी ने। तो दोस्तों ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, बंदी जीवन एंड पाथार दाबी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस एंड बिहार की, मीन्स पंजाब, यूपी, बिहार। और यहाँ पे जो सबसे एक्टिव रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था उसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर इसको आर्मी भी बोलते थे। और बाद में जाके ये इसका नाम चेंज होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। इसकी स्थापना कानपुर में होती है अक्टूबर 1924 में। और कौन लोग करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल, ठीक है। एंड फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक आर्म्ड रिवॉल्यूशन करना है। क्यों, ताकि हम कॉलोनियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकें। तो दोस्तों इसलिए
ये इन्हें रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही था आर्म्ड रिवॉल्यूशन करना, ताकि कॉलोनियल गवर्नमेंट को हम हटा सकें, उसको हम ओवरथ्रो कर सकें। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे काकोरी रॉबरी, जो कि अगस्त 1925 में हुई थी। दोस्तों, हमने देखा था कि ये जितनी भी डेकोटीज होती थी, इनका पर्पस था फंड्स रेज करना, तो इसीलिए ये ग्रुप अगस्त 1925 में काकोरी रॉबरी को अंजाम देता है। लखनऊ में ये पड़ता है, ठीक है, और इसमें एक ट्रेन को लूट लेते हैं, आपने काफ़ी पिक्चर्स में देखा होगा, ठीक है। और इसके चलते बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहरी को मौत की सज़ा होती है, उनको फांसी पर लटका दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो था इस कहानी का फर्स्ट फेज। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी में चेंज होता है, ठीक है। पहले ये बात करती थी रिवॉल्यूशनरी की, रिवॉल्यूशन की बात करती थी, बट अब इनका झुकाव होता है सोशलिज्म की तरफ, ठीक है। और सितंबर 1928 में ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला में, और अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। इस ग्रुप का नाम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मीन्स HSRA। और इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, ये तमाम लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दोस्तों, इसका एम क्या होता है, इसका गोल क्या होता है? एक तो सोशलिज्म और दूसरा कलेक्टिव लीडरशिप, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके गोल्स में, इनके एम्स में थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलता है। अब दोस्तों, इसके बाद दिसंबर 1928 लाहौर, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों। इस दिन सॉन्डर्स का मर्डर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जब एंटी साइमन प्रोटेस्ट होते हैं तो उसके लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, और उसके जिम्मेदार जो अफसर थे वो थे सॉन्डर्स, ठीक है। तो उनकी मौत का बदला लिया जाता है। भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, ठीक है, उसको मार देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में कि ये इवेंट पहले हुआ था कि बाद में हुआ था, ठीक है। देन अगला इवेंट है अप्रैल 1929 में। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है इन लोगों के द्वारा। और क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि लोगों को इनकी जो नई ऑर्गेनाइजेशन थी उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चले, ठीक है। एंड नीड फॉर अ रिवॉल्यूशन बाय द मासेज। शुरुआत में ये इंडिविजुअल एक्शन की बात करते थे, बट जब ये सोशलिज्म को फॉलो करने लगे तब ये बात करने लगे रिवॉल्यूशन बाय मासेस की। और कौन लोग गए थे बॉम्ब फोड़ने? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। एंड फ्रेंड्स, जानबूझ के बॉम्ब को इस तरह से बनाया गया था और ऐसी जगह पे उसको ब्लास्ट किया गया था जिससे किसी को भी नुकसान ना हो, केवल जो बहरे लोग हैं, ठीक है, वो उनकी बात सुन सके। मीन्स मेकिंग द डीफ हियर, केवल यही इसका पर्पस था। और विरोध किस चीज़ का कर रहे थे ये लोग? जो पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो पास हो रहे थे उसका विरोध ये लोग कर रहे थे। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में बताया था, ठीक है। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो था वो यूनियन की एक्टिविटीज़ को, वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए इसको लाया गया था। एंड दोस्तों, इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जब वो अरेस्ट हो जाएंगे उसके बाद इनका ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल में उस ट्रायल का ये लोग यूज़ करेंगे अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। एक्शन अगेंस्ट द रिवॉल्यूशनरी। फ्रेंड्स, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनका ट्रायल होता है। मीन्स जहाँ पे इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था उस वाले केस में इनका ट्रायल होता है। इनको फांसी की सज़ा भी होती है, ठीक है। जब इनको जेल में भेजा जाता है तो वहाँ पे जेल की कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो उसका ये लोग विरोध करते हैं फास्टिंग से, ठीक है। और ये डिमांड करते हैं कि हमें एक ऑनरेबल, एक डिसेंट ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। और इसके चलते जतिन दास, वो 64th डे जो उनका फास्ट था, 64th डे वाला, उसमें उनकी डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आज़ाद थे, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, वो दिसंबर 1929 में, उस समय जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनकी ट्रेन पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते फिर बाद में फरवरी 1931 में उनका एनकाउंटर किया जाता है इलाहाबाद में। एंड फ्रेंड्स, बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी की सज़ा हो जाती है। और इस दिन को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे चिट्टगोंग आर्मरी रेड की, जो कि अप्रैल 1930 में हुई थी। फ्रेंड्स, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो थे सूर्य सेन, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक
आर्म्ड रिबेलियन को करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, इनका साथ दिया था अनंत सिंह, गणेश घोष एंड लोकनाथ बोल ने। एंड दोस्तों इनका पर्पस क्या था कि इट वॉज पॉसिबल टू चैलेंज द आर्म्ड माइट ऑफ माइटी ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करने के लिए इन्होंने ये रिबेलियन की थी। और इसमें इन्होंने क्या प्लान किया था कि चिट्टगोंग में जो बेसिकली 2 मेन आर्मरीज है जहाँ पे हथियार वगैरह होते हैं, उसको ये लोग सीज कर लेंगे और जितने भी आर्म्स होंगे उसको रिवॉल्यूशनरीज में सप्लाई कर देंगे। इसके अलावा क्योंकि ब्रिटिश लोग वहाँ पे ना आ सकें, उनको मैसेज नहीं दिया जा सके, तो जितनी भी टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन होगी उस एरिया की, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जो रेलवे लिंक होंगे उसको डिसलोकेट किया जाएगा। तो ये सब काम करने में ये सफल भी हुए थे। ठीक है, अप्रैल 1930 में इस रेड को कंडक्ट किया गया था और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिट्टगोंग ब्रांच। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये अपने इस प्रयास में ये सफल भी होते हैं। वहाँ पे नेशनल फ्लैग ये लोग होस्ट करते हैं, एक प्रोविजनल रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट भी वहाँ पे बनाते हैं। बट बाद में दोस्तों आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको अरेस्ट कर लेती है और बाद में इनको फांसी की सज़ा होती है। अब फ्रेंड्स इनसे जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का नया फेज था बंगाल में, इसमें यंग वुमेन ने लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन किया था। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे लिखने को आता है वुमेन के ऊपर, ठीक है, आप अगर GS1 में सोसाइटी में या एथिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस चीज़ों को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये यंग वुमेन थी जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी और इनमें 3-4 नाम बहुत फेमस हैं। सबसे पहला है प्रीति लता वद्देदार, ठीक है, दूसरा है कल्पना दत्त, ठीक है, तीसरा कौन है, शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी, ठीक है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार दी थी। ठीक है, अगला नाम है बीना दास, ठीक है, इसने गवर्नर को पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी थी। दोस्तों ये सब इवेंट कब हुए थे, 31 एंड 32 में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि ये जो नया फेज चल रहा था बंगाल में, इसके कुछ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट थे। सबसे पहला कि ये ग्रुप एक्शन की बात करते थे, ठीक है, ये इंडिविजुअल हीरोइज्म की बात नहीं करते थे, ये ग्रुप एक्शन की बात करते थे, जो कि जो फर्स्ट फेज था उससे चेंज था। ठीक है, दूसरी बात, इसमें किसी भी तरह के रिचुअल्स नहीं होंगे कि आप शपथ ले रहे हो, ओथ ले रहे हो, ठीक है, आप नदी में नहा रहे हो, ठीक है, क्यों, ताकि मुस्लिम लोग दूर ना हो। ठीक है, मुस्लिम लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए किसी भी तरह के रिचुअल्स वगैरह इन लोगों ने फॉलो नहीं किए थे। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग की। दोस्तों जब शुरुआत में HRA बना था तो उसका एम क्या था, रिवॉल्यूशनरी कम्युनिज्म को फैलाना, ठीक है, बट बाद में ये सोशलिज्म की तरफ इसका मूवमेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो HRA का मैनिफेस्टो था उसमें क्या लिखा था इन्होंने, अबॉलिशन ऑफ ऑल सिस्टम्स विच मेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल। ठीक है, इनका ऑर्गन था रिवॉल्यूशनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इन्होंने लिखा था कि इनका एम क्या है कि रेलवे का नेशनलाइजेशन हो, ठीक है, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं या हेवी इंडस्ट्रीज हैं उनका हम लोग नेशनलाइजेशन चाहते हैं, मीन्स PSUs की ये लोग बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स शुरुआत में इनकी जो फिलोसॉफी थी वो थी रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, बट एंड में आते आते ये सोशलिज्म को मास पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इनकी जितनी भी रिवॉल्यूशनरी पोजीशन थी या जो इनकी फिलोसॉफी थी वो आपको देखने को मिलेगी द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। ये एक बुक थी जो भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी। दोस्तों इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स हमने बात की थी आज़ाद वाली कि आज़ाद ने लॉर्ड इरविन की ट्रेन पे बॉम्ब ब्लास्ट किया था और उसमें उनका साथ दिया था भगवती चरण वोहरा ने। ये बॉम्ब बनाने के एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है, हालांकि लॉर्ड इरविन बच जाते हैं, तो गांधी जी इस रिवॉल्यूशनरी एक्ट को कंडेम करते हैं और एक आर्टिकल लिखते हैं द कल्ट ऑफ बॉम्ब। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कल्ट ऑफ बॉम्ब किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। और इसके जवाब में भगवती चरण वोहरा लिखते हैं द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, पहले बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लॉर्ड इरविन बच जाते हैं, गांधी जी कंडेम करते हैं और किसके थ्रू करते हैं, द कल्ट ऑफ बॉम्ब के थ्रू। ठीक है, और उसका रिस्पॉन्ड दिया जाता है भगवती चरण वोहरा के द्वारा बाय द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और वो क्या है, साइमन कमीशन। फ्रेंड्स जो ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें एक क्लॉज थी कि आफ्टर 10 ईयर्स एक कमीशन बनाया जाएगा जिसका पर्पस होगा टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नेंस स्कीम
एंड सजेस्ट न्यू स्टेप्स। मीन्स इसकी एक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या क्या नए रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसके लिए एक नया कमीशन बनाया जाएगा और वो कमीशन था साइमन कमीशन। एंड फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि एक 7 मेंबर कमीशन था जिसमें सारे के सारे ब्रिटिश लोग थे, कोई भी इंडियन इसमें शामिल नहीं था। और इस कमीशन को 8 नवंबर 1927 को ही सेटअप कर दिया था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 10 साल तो हुए ही नहीं, पहले ही क्यों सेटअप कर दिया। तो दोस्तों एक्चुअली उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी और उनको डर था कि हम अब चुनाव में हारने वाले हैं और लेबर पार्टी चुनाव जीत जाएगी। एंड दोस्तों लेबर पार्टी जो थी वो प्रो इंडियन थी, वो भारत का समर्थन करती थी, इसलिए ये चाहते थे कि हमारे रहते ही जो अगले रिफॉर्म्स होने हैं वो हो जाएं। ठीक है, तो पहला कारण तो ये था। दूसरा था कि जो 1919 एक्ट था वो एक फेलियर था, एक स्टेबल इंपीरियल पावर एक क्रिएट करने में वो नाकाम हुआ था और काफ़ी सारी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स इस बारे में आई थी, इंक्वायरीज इस बारे में हुई थी, तो इसलिए भी जल्दी ही इस कमीशन को बनाया गया था। एंड दोस्तों यहाँ पे 3 कमीशन बहुत फेमस हैं और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ली कमीशन, मुडीमान कमीशन एंड लिनलिथ-गो कमीशन। अब दोस्तों इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ली कमीशन की ऑब्जर्वेशन क्या थी, फेलियर टू रिक्रूट इनफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, मींस सफिशिएंट नंबर में ब्रिटिश ऑफिसर्स को रिक्रूट नहीं किया गया है। जो मुडीमान कमीशन था वो डायरची को लेकर बनाया गया था और जो लिनलिथ-गो कमीशन था वो क्राइसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर बनाया गया था। तो दोस्तों ये तीनों आपको याद रखने होंगे। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इवेंट और भी था कि उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड, वो हमेशा बात करते थे कि जो इंडियंस हैं ये एक कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की स्कीम नहीं बना सकते हैं। ये केवल चिल्लाते हैं कि हमको रिफॉर्म चाहिए, हमको रिफॉर्म चाहिए, बट अगर हम इनको कहें कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बना के दीजिए जिसको सभी लोग, जितनी भी पॉलिटिकल ओपिनियन है, उन सबका उसको सपोर्ट प्राप्त हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन के चलते इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स था। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक 7 मेंबर कमीशन था, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, तो इंडियंस लोग काफ़ी नाराज़ थे। उनको ये लगा था कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ठीक है, क्योंकि इंडियंस के फ्यूचर का डिसीजन हो रहा है और उसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं है, तो इसलिए ये जो भारत के लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे। कांग्रेस का सेशन हुआ था 1927 में मद्रास में। प्रेसिडेंट कौन थे, एम ए अंसारी, और उसमें डिसीजन लिया था कि हम साइमन कमीशन का बॉयकॉट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1927। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसमें साइमन कमीशन के बॉयकॉट की बात हुई थी। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए, जो हिंदू महासभा थी और मुस्लिम लीग का भी मेजोरिटी फैक्शन जो कि जिन्ना के अंडर में था, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये देखना होगा दोस्तों, मुस्लिम लीग में भी 2 सेक्शन थे, एक जिन्ना के साथ था और दूसरा था मोहम्मद शफी के साथ। तो जिन्ना वाला सेक्शन तो कांग्रेस के साथ में था, बट जो मोहम्मद शफी वाला सेक्शन था वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ सेक्शन ऐसे भी थे जो गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि यूनियनिस्ट इन पंजाब, जस्टिस पार्टी इन साउथ, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में लैंड होता है बॉम्बे में और उनका स्वागत किया जाता है पूरे देश में हड़ताल करके, मास रैली करके, उनको काले झंडे, ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं और स्लोगन्स, नारे लगाए जाते हैं, साइमन गो बैक। ठीक है, ये हमने मूवीज़ में भी काफ़ी देखा है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। एंड दोस्तों इस प्रोटेस्ट में जो हमारी यंगर जनरेशन थी उनको फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एक्शन का एक्सपीरियंस मिलता है और हम आगे जाके देखते हैं कि काफ़ी रेडिकल ट्रेंड सामने आता है, सोशलिज्म वाला। ठीक है, वो हमने देखा कि भगत सिंह वाली पूरी कहानी, तो इससे उनको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। अब दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि अक्टूबर 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में उनको चोट आती है और 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है डॉक्टर अंबेडकर को अपॉइंट करती है कि आप साइमन कमीशन के साथ रहो, उनके साथ काम करो। ठीक है, अब दोस्तों ये जो डॉक्टर अंबेडकर थे ये अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं। सबसे पहली डिमांड इनकी ये थी
कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। और दोस्तों उस समय तक ये ब्रिटेन में भी नहीं था, ठीक है, उसकी डिमांड होती है। साथ ही साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है प्रोविंसेस के लिए, ठीक है, और सेंटर में डायरची के लिए वो लोग बोलते हैं। दोस्तों डायरची क्या होती है हम समझेंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा बहिष्कृत हितकर्णी सभा के बिहाफ पे उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था और जिसमें उन्होंने डिप्रेस क्लास के राइट्स की, उनके सेफगार्ड्स की बात की थी। उन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की डिमांड की थी और उनका ये डिमांड था कि डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स होनी चाहिए अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया जा रहा है तो सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। मींस केवल जो डिप्रेस क्लास हैं वही डिप्रेस क्लास के लोगों का चुनाव करेंगे। दोस्तों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं उन सबको वोट देने का राइट मिलना चाहिए। तो ये मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। फ्रेंड्स, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है तो उसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है, बट वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो भी कैंडिडेट होगा उसको अपनी योग्यता, अपनी कॉम्पिटेंस गवर्नर से इंडोर्स करवानी होगी। तो ये प्रोविज़न अंबेडकर जी को इतना पसंद नहीं आया था। और दोस्तों वैसे भी जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसका कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है आगे जाके। क्यों, हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि साइमन कमीशन के अपॉइंटमेंट का नेशनल मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ था। सबसे पहला दोस्तों क्योंकि यूथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो आगे जाके रेडिकल फोर्सेस को एक स्टिमुलस मिलता है, उनको बढ़ावा मिलता है। दूसरा, कांग्रेस को जिसके पास अभी तक कोई इशू था नहीं इस दौरान, उसको एक इशू मिल जाता है मास एक्शन करने का। और तीसरा, जो चैलेंज दिया था लॉर्ड बर्किनहेड ने कि जो इंडियन पॉलिटिशियन है वो एक एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। फ्रेंड्स, फरवरी 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस में मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहला मेजर अटेम्प्ट था इंडियंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, अली इमाम, ये सब इसमें शामिल थे। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट को अगस्त 1928 में फाइनलाइज किया जाता है। फ्रेंड्स, जब नेहरू रिपोर्ट फाइनलाइज होती है तो केवल एक रिकमेंडेशन को छोड़ के बाकी सारी रिकमेंडेशन पे कांग्रेस के लोग सहमत होते हैं। केवल एक रिकमेंडेशन थी कि नेहरू रिपोर्ट ने सपोर्ट किया था डोमिनियन स्टेटस को, ठीक है, जबकि एक सेक्शन था जवाहरलाल नेहरू वाला, सुभाष चंद्र बोस वाला, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करता था। अब दोस्तों ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? फ्रेंड्स, डोमिनियन का मतलब होता है कि सेल्फ गवर्निंग, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो डोमिनियन का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, बट यहाँ पे आपको ऑटोनोमस पावर्स मिलती हैं। आपकी जो एलिजियंस होती है, जो आपकी निष्ठा होती है, वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति होती है। तो ये मतलब होता है डोमिनियन का, ठीक है दोस्तों। जबकि एक सेक्शन था जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करता था। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशंस का। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी डोमिनियन स्टेटस, ठीक है दोस्तों। सेकंड था रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके स्थान पे क्या दिया गया था? जॉइंट इलेक्टोरेट। मींस एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा और सभी लोग जो हैं साथ में मिलके वोट देंगे, तो जॉइंट इलेक्टोरेट की बात होती है। इसके अलावा सेंटर एंड प्रोविंसेस में मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी, ठीक है। बट दोस्तों केवल उन्हीं प्रोविंस में रिजर्वेशन दिया जाएगा जहाँ पे मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में हैं। जहाँ पे मेजॉरिटी में होंगे वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और ये रिजर्वेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके अनुपात में होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी अहम रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस मीन्स भाषा के आधार पर प्रोविंसेस बनाई जाएंगी। 19 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। सेंटर और प्रोविंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात थी। इसके अलावा मुस्लिम लोगों के कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात थी। इसके अलावा कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन मीन्स सेक्युलर स्टेट की बात ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो रिकमेंडेशंस थी, ये कहती थी, ठीक है दोस्तों।
फ्रेंड्स, ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये आगे जाके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज में शामिल हो जाती हैं और मेन मुद्दा होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के फाइनलाइज होने से पहले दिसंबर 1927 दिल्ली में मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे मुख्य रूप से 4 डिमांड रखी जाती हैं मुस्लिम लीग की तरफ से कि आप इसको इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करो। और इन डिमांड्स को बाद में मद्रास सेशन जो हुआ था दिसंबर 1927 में, उसमें एक्सेप्ट किया जाता है कांग्रेस के द्वारा और इसको कहा जाता है दिल्ली प्रपोजल, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली प्रपोजल। ये क्या था, क्यों था, ये मैंने आपको बताया। एंड दोस्तों, ये डिमांड क्या थी? सबसे पहला जॉइंट इलेक्टोरेट, ठीक है, और दूसरा मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। तो ये तो इनकी पहली डिमांड थी। और इनकी जो दूसरी डिमांड थी वो थी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। 1/3 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लोगों के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा पंजाब एंड बंगाल में पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब दोस्तों, ये पंजाब और बंगाल ऐसी प्रोविंसेस थी जहाँ पे मुस्लिम लोग मेजोरिटी में थे, तो अगर उनके नंबर्स के हिसाब से सीट्स होंगी तो मींस वहाँ पे टोटल डोमिनेशन हो जाता मुस्लिम लोगों का। तो ये इनकी डिमांड थी। और चौथी इनकी डिमांड थी कि 3 नई मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बननी चाहिए, सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है दोस्तों। तो ये इनकी 4 डिमांड थी। लेकिन दोस्तों, जो हिंदू महासभा थी उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया था। 2 चीज़ों को उन्होंने अपोज किया था। सबसे पहला कि नई मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस नहीं बननी चाहिए, और दूसरा था कि पंजाब और बंगाल में जहाँ पे मुस्लिम लोग मेजोरिटी में हैं वहाँ पे मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हिंदू महासभा की डिमांड थी। तो दोस्तों, फिर से वही हुआ कि हिंदू लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, जो मुस्लिम थे वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और कुछ कंसेशन दिए जाते हैं नेहरू रिपोर्ट में। सबसे पहला था कि जॉइंट इलेक्टोरेट होगा और रिजर्वेशन केवल वहीं होगा जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है, जहाँ पे मेजोरिटी में है वहाँ पे इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और दूसरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा वो यूनिटरी होगा, रेजिडोरी पावर जो है वो सेंटर के पास में होगी। तो एक बीच का रास्ता एक निकाला जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद दिसंबर 1928 में कलकत्ता में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसका पर्पस क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट को कंसिडर करना। यहाँ पे जिन्ना वंस अगेन अपनी 3 डिमांड रखते हैं। सबसे पहला, सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिमों के लिए 1/3 रिप्रेजेंटेशन, मींस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन कितनी है, 1/3 सीटें जो है मुस्लिमों को मिलनी चाहिए। दूसरा, बंगाल, पंजाब जो कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हैं वहाँ पे मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीसरा, प्रोविंसेस में रेजिडोरी पावर्स होनी चाहिए। पर दोस्तों देखिए, हिंदू महासभा इसके अपोज में थी, तो इस तरह से कम्युनल एंगल बीच में आ गए थे और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये पास नहीं हो पाती है। जो हिंदू महासभा थी, जो मुस्लिम लीग थी और जो सिख लीग थी, ये सब लोग इसको अपोज करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद मार्च 1929 में जिन्ना जो हैं अपनी 14 पॉइंट्स डिमांड रखते हैं, जो कि आगे जाके उनके फ्यूचर प्रोपोगेंडा का बेसिस बनती हैं। दोस्तों, ये डिमांड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जिन्ना की 14 पॉइंट डिमांड वो किस चीज़ से रिलेटेड है और कब उन्होंने की थी। मार्च 1929 में ये डिमांड रखी गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और जो सिख लोग थे वो नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे। एंड दोस्तों, इसमें जो डोमिनियन स्टेटस का जो आइडिया था वो कुछ लोगों को लगा कि एक बैकवर्ड स्टेप है, क्योंकि अब लोग जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे। और इससे नाराज होकर नेहरू एंड सुभाष बोस जो हैं उन्होंने इस कांग्रेस के मॉडिफाइड गोल को रिजेक्ट किया था और एक अपनी नई लीग बनाई थी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मैं बात करूँगा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैंने विजन की टेस्ट सीरीज से लिए हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति घोष, सुनीति चौधरी ये किस लिए फेमस है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था सूर्य सेन वाले टॉपिक में, तो इसका आंसर क्या होगा? असैसिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इन बंगाल अंडर सूर्य सेन्स लीडरशिप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेक्स लोकाई एक्ट was enacted in 1850 by the colonial government with the objective of। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो हमने रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट डिस्कस किया था ये उसी का दूसरा नाम है, ठीक है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट। और ये हमने कब डिस्कस किया था? जब हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था?
प्रोवाइडिंग द राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। मीन्स अगर एक हिंदू व्यक्ति क्रिश्चियन बन जाता है तो उसके बाद भी उसके पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होगा। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रियोतवाड़ी सेटलमेंट को लेके 3 ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया है कि कौन सा सही है। सबसे पहला, इट वॉज मेजरली कन्फाइंड टू द साउदर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है, इट ब्रॉट अ स्टेबल सिस्टम ऑफ पीजेंट ओनरशिप इनटू एग्जिस्टेंस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेबल सिस्टम। दोस्तों हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इसमें यह बात तो सही थी कि लोगों को पट्टा दिया गया था, बट क्योंकि रेवेन्यू डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और अगर आप रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हो तो आपकी ओनरशिप छिन जाएगी। तो एक स्टेबल सिस्टम यहाँ पे नहीं था दोस्तों, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि रेवेन्यू डिमांड वॉज रिवाइज्ड पीरियडिकली आफ्टर 20 to 30 ईयर्स। दोस्तों ये बात सही है क्यों, ठीक है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू डिमांड फिक्स थी, बट रियोतवाड़ी में वो चेंज हो सकती थी हर 20-30 साल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 and 3 ओनली। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 से लेकर 1905 के बीच में जो मॉडरेट्स थे उनकी मेन डिमांड क्या थी। सबसे पहला था रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया था, ये सही है। वो लोग चाह रहे थे कि मिलिट्री पे पैसा कम खर्च करो, लेकिन जो सोशल वेलफेयर है उस पर आप ज़्यादा पैसा खर्च करो। सेकंड डिमांड थी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है दोस्तों, ये भी हमने डिस्कस किया था। और तीसरा था प्रमोशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन। दोस्तों देखिए सोशल वेलफेयर की वो बात करते थे लेकिन सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं होती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन 3 गलत है। ये मैंने आपको कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव में समझाया भी था कि कांग्रेस का सोशल सेल अलग था, सोशल सर्विस लीग, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ठीक है फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन है कि लिप्टन के समय में कौन कौन से इवेंट हुए थे। फ्रेंड्स लिप्टन का जो टेन्योर था वो क्या था, 1876 से लेके 1880 के बीच में, और इसके बाद में रिपन आ गए थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है इल्बर्ट बिल। फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था, ये 1883 में हुआ था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इंपीरियल दरबार, फ्रेंड्स ये सही बात है, हमने डिस्कस किया था 1877 में हुआ था, ठीक है। और तीसरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट। हमने ये भी देखा था कि 2 एक्ट थे, एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और दूसरा था आर्म्स एक्ट, और ये दोनों किस टाइम पे हुए थे, 1878 में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 and 3 सही है, और जो फर्स्ट है वो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हमने रिसेंटली अभी इसको डिस्कस किया है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे। दोस्तों ये तो सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, द यूनियन अपील्ड टू द वर्कर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। मीन्स आप पॉलिटिक्स में शामिल मत होइए। नहीं दोस्तों, जबकि इसका पर्पस तो ये था कि पॉलिटिक्स में हमें शामिल होना है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। सबसे पहला, अटैक्स एंड वायलेंट एक्शन बाय रिबेल्स वर टेकन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ओनली। दोस्तों देखिए ये तो गलत है, क्योंकि जो मनी लेंडर्स थे, जो जमींदार थे, उनके अगेंस्ट भी एक्शन हुआ था, ठीक है। सेकंड क्या है कि मोस्ट वायलेंट एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू अर्बन सेंटर। नहीं दोस्तों, गाँव में भी इसका प्रचार हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी भी गलत है, वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिला था। थर्ड ऑप्शन क्या है, ड्यूरिंग द अपराइजिंग रिलीजियस डिविजन्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स वर हार्डली नोटिसिएबल। दोस्तों ये तो सही ऑप्शन है, क्योंकि इस दौरान हमने देखा था कि हिंदू मुस्लिम लोगों में यूनिटी थी, किसी तरह का डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पब्लिक सेफ्टी बिल 1928, उसका एम क्या था। दोस्तों ये मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। जो फॉरेनर्स थे, जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, उनको फैलाने वाले जो फॉरेनर्स थे उनको डिपोर्ट करने के लिए ये बिल लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 पब्लिक सेफ्टी बिल। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है लॉटरी कमेटी 1817, ये क्यों सेटअप की गई थी। दोस्तों ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स 1870 में इस कमेटी को बनाया गया था ताकि जो टाउन प्लानिंग है, टाउन डेवलपमेंट है, उसके लिए फंड्स रेज किए जा सकें लॉटरी के माध्यम से, इसलिए इसको लॉटरी कमेटी कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशंस होते थे उनके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि सेशन जो है वो केवल बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास में होते थे। तो दोस्तों ये तो गलत है। एंड फ्रेंड्स देखिए, जब भी ऑप्शंस में आपको इस तरह के वर्ड मिले, ओनली, ऑल, ईच, तो मैक्सिमम टाइम वो ऑप्शंस गलत ही होते हैं। एंड दोस्तों ये जो सेशन थे बहुत सारे तो गांव में भी हुए थे, हमने देखा था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन शुड बी फ्रॉम ए रीजन अदर देन द प्लेस ऑफ सेशन। दोस्तों ये भी हमने देखा था, ये बात सही है, ठीक है। और तीसरा, द सेशन टू बी ऑर्गेनाइज इन द वे ऑफ ए पार्लियामेंट यूजिंग टूल्स लाइक रिजोल्यूशंस एंड वोटिंग। मतलब जिस तरह से सेशन होते थे तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री टूल्स जैसे कि रिजोल्यूशन पास करना, वोटिंग करना, उन चीज़ों का यूज होता था। तो दोस्तों ये बात तो सही है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक वे में काम होता था। तो 2 एंड 3 सही होंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि द फेमस कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी वो किसके साथ उसका संबंध है। तो दोस्तों ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फ्रेंड्स जब कर्जन वायसराय थे तब किचनर यहाँ पे भारत में थे, उनके एक ऑफिसर थे। और दोस्तों उस समय मिलिट्री में 2 ऑफिसर्स होते थे, पहला कमांडर इन चीफ, ठीक है, और दूसरा होता था मिलिट्री मेंबर। और ये दोनों ही वायसराय को एडवाइस देते थे, तो एक तरह का डुअल कंट्रोल था। तो इस चीज़ को लेके ये कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी हुई थी। और इसमें जो किचनर थे वो चाहते थे कि ये जो डुअल कंट्रोल है ये खत्म हो, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन बी इसका सही होगा। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।